स्टार्ट। चलो ठीक है। अपने टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं आईसीएससी में नहीं पता है तो 19 चैप्टर पढ़ने हैं। और फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी, जिसमें मतलब कि बायोलॉजी और बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेज है उसके बारे में पढ़ना है। तो वो नहीं पढ़ रहे हैं अभी, बाद में हम कभी पढ़ लेंगे उसको, क्योंकि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी लाइक दी साइटोलॉजी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होते हैं, ठीक है, इस तरह के टिश्यू कल्चर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी और टर्मिनोलॉजी को कभी भी पढ़ सकते हैं। जो इसकी नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है तुम्हारे द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी को हम स्टार्ट करते हैं, चलेगा? हम्म ठीक है। क्या है सेल यूनिट ऑफ लाइफ? ठीक है, सेल। तो ये चैप्टर इसी से स्टार्ट होता है ना, व्हाट इज द सेल, सेल क्या होता है, ठीक है। तो सेल स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि जब हम देखते हैं कि अपन के आसपास में, मतलब कि अपने आसपास में सराउंडिंग में बात करते हैं, तो दो चीज़ें प्रेजेंट आपको दिखाई देंगे। एक तो लिविंग यानी एनिमेट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स को हम एनिमेट्स बोलते हैं, एंड सेकेंड नॉन लिविंग, दैट इज द एन एनिमेट्स। ये चीज़ें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जब अपन के सराउंडिंग में देखते हैं ना, सराउंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग्स में दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलता है लिविंग, ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स, लिविंग ऑब्जेक्ट्स थिंग्स, एंड सेकेंड नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। इसी लिविंग थिंग्स को और लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते क्या है, इसको एनिमेट्स, ठीक है। एंड नॉन लिविंग को हम बोलते हैं इसको एन एनिमेट्स, ठीक है। कोई कोई भी थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसके लिए वो क्या होना चाहिए, लिविंग है तो वो सेल से मिलकर बना होना चाहिए। अगर सेल्यूलर हो तभी उसे हम लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे उसको, ठीक है। अगर वो क्या हो कि नॉन लिविंग हो, अगर वो नॉन लिविंग हो तो क्या होगा, वो सेल्स से मिलकर बना होगा? नहीं। यानी ये जो लिविंग थिंग्स है, ये लिविंग थिंग्स है, इसमें क्या होगा, सेल प्रेजेंट होंगे, होगा या नहीं होगा, यस और नो, होंगे, यस। अगर ये नॉन लिविंग थिंग्स है तो क्या इसमें सेल प्रेजेंट होंगे, होंगे, होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, सेलुलर होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा। अच्छा, इससे एक चीज और मैं बोलूं कि लिविंग और डेड, लिविंग ऑब्जेक्ट्स, सॉरी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इन डेड ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होगा, तो क्या होगा, कुछ पता चल मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन लिविंग एंड डेड ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होते हैं, या नॉन लिविंग थिंग्स एंड डेड थिंग्स में क्या डिफरेंस होते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन लिविंग एंड द डेड थिंग्स? डेड, डेड हम किसको बोलते हैं, डेड थिंग्स या डेड ऑर्गेनिज्म। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम डेड ऑर्गेनिज्म या डेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे जो पहले कभी लिविंग था। हाँ, दोज ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स which upon time a living, ठीक है।
नॉन लिविंग किसको बोलेंगे? जो कभी लिविंग था ही नहीं। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत लोग ना इसके मतलब इसको ये माइनर डिफरेंस होते हैं। नॉन लिविंग मतलब कि वो कभी लिविंग था ही नहीं। डेड क्या, वो कभी ना कभी वो लिविंग था, बट वो उसमें सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टॉप हो गए, देन आफ्टर वो डेड हो गए। ठीक है, तो ये चीजें होना चाहिए। तो नॉन लिविंग थिंग्स ये कभी भी सेलुलर और सेल से मिलकर नहीं बने होते, यानी सेल इसमें अब्सेंट होते हैं। क्लियर है? ये क्लियर है? चल, ठीक है। अब बात आता है कि व्हाट इज द सेल। ठीक है, ये तो हमें समझ में आया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ द सेल। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी है ही, व्हाट इज द सेल। ठीक है, व्हाट इज द सेल। ठीक है, अपन के मतलब कि बहुत पहले से ये पढ़ते आ रहे हैं सेल क्या होता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही पढ़ते आ रहे हैं ना, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं ये। ठीक है सत्यम, ये स्क्रॉल कैसे होगा? ठीक है, तो सेल को तुम अपने लेवल्स पे अगर डिफाइन करते हो तो सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्क्रॉल करने हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। ठीक है, तो मतलब कि हम ये बोल सकते हैं ना, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में दे आर मेड ऑफ द सेल, दैट मींस सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, अब जितनी सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बात करेंगे ना तो टू टाइप के हो सकते हैं। अब आगे बात करेंगे कैसे हो सकते हैं। सो ठीक है, तो क्या होगा कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जो बेसिक्स जो स्ट्रक्चर्स होंगे जिससे वो मिलकर बना होगा वो क्या होंगे? सेल होंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करोगे, या तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करोगे या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करोगे, उसकी बेसिक यूनिट क्या होंगे? सेल होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये अगर तुम देखते हो, अगर एक अमीबा को ही देखते हो, एक अमीबा ये है, ठीक है, ये अमीबा है। तो अगर ये अमीबा है तो इस अमीबा क्या होता है ना, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। रवि क्या हुआ? ठीक है, चलो समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अमीबा क्या होती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये क्या होती है? यूनिसेलुलर ये जो ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म ये क्या होती है? दे आर capable of independent existence। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बोलने का मतलब ये हुआ कि ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सारे के सारे ये लाइफ के इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये मतलब कि ये बोलने का मतलब ये हुआ, ये जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। बोलने का मतलब ये हुआ दे आर
capable of performing essential function of लाइफ। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो उसकी बेसिक इसेंशियल फंक्शन होती है फॉर देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है, वो सारे के सारे अगर परफॉर्म कर रहे हैं, या तो मतलब मल्टीपल सेल्स या सिंगल सेल्स, तो उसको क्या करते हैं, उसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि अगर मतलब इसके अगर फंक्शंस की बात करेंगे, इसेंशियल फंक्शंस की बात करेंगे, लाइक द न्यूट्रिशन, क्या सिंगल सेलुलर अमीबा, जो यूनिसेलुलर अमीबा होती हैं, ये न्यूट्रिशंस परफॉर्म करते हैं क्या, न्यूट्रिशन करते हैं क्या, ठीक है, क्या मतलब कि ये न्यूट्रिशन का बोलने का मतलब क्या होगा, क्या ये मतलब कि फूड्स को इनटेक करते हैं, हाँ करते हैं, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड ये करते हैं। क्या ये डाइजेशन करते हैं फूड का, डाइजेशन ऑफ फूड करते हैं। क्या ये एक्सक्रीशन, उससे पहले रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, हाँ या ना, करते ही हैं। और क्या ये एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करते हैं क्या, ये सारे के सारे प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल्सो ये रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करते हैं क्या, करते हैं। ये सारे के सारे जो भी इसेंशियल जो फंक्शंस है लाइफ को, सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट अमीबा ये क्या हो जाएंगे, ये एक मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑर्गेनिज्म में इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, जो क्या है सिंगल सेलुलर और सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अगर इतने चीजें समझ में आया तो नेक्स्ट हो गया, डन है, साथ साथ में लिखते जा रहे हो क्या, ऐसे नहीं करते, साथ साथ में लिखते जा रहे हो, ठीक है। अगर एक तुम अच्छा ठीक है, अगर तुम एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे देख रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर सेल्स को, तो सेल में 3 बेसिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और वो बेसिक 3 बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे देखना, बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। आगे हम पढ़ेंगे कि यूकैरियोट सेल भी, सेल के टाइप्स डिफरेंट बेसिस पर सेल के टाइप पढ़ते हैं, कि ये न्यूक्लियस के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एंड द प्रोकैरियोटिक सेल्स। इससे पहले भी कभी क्लास 8 में पढ़े होगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। जब तुम पढ़े होगे ना किंगडम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े हो, नहीं, क्लास 7 में पढ़े हो, डाइवर्सिटी इन प्लांट, डाइवर्सिटी इन एनिमल्स पढ़े, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े हो, हाँ, तो उसमें पढ़ाई जाती है ना कि यूनिसेलुलर और सॉरी ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल्स से मिलकर बने होते हैं, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में बेसिक डिफरेंस ये होते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं। नहीं ऋषिता, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। अगर तुम एक प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बेसिक उसमें कंपोनेंट देखते हो कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 3 बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं।
और वो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, पहले ये स्ट्रक्चर्स देख लो। यदि हम एक यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स में इसमें आउटर मोस्ट बाउंड्रीज प्रेजेंट होती हैं, और इस आउटर मोस्ट बाउंड्रीज को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये है आउटर मोस्ट बाउंड्रीज। सेकेंड, ये प्रेजेंट है। सेकेंड, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये स्पेस प्रेजेंट होते हैं और इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट ये प्रेजेंट होते हैं। एंड थर्ड कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये थर्ड कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल्स में 3 बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्रीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज द साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये अब ना जिसके साइटोप्लाज्म को ना एक और नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्किंग प्लेस। हालांकि अब इन समझ में आ ही जाना चाहिए, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग प्लेस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ सेल। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि सेल एक सिंगल सेल भी है, तो वो लाइफ के सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो भी उसके बेसिक फंक्शंस में जो रिएक्शंस होते हैं, सारे के सारे रिएक्शंस वो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिज्म होती है, माने रिएक्शन होती है सारे के सारे। डेट मीन्स इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग प्लेस मतलब जहाँ पे मैक्सिमम वर्क परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को हम कंट्रोलर यूनिट ऑफ सेल, कंट्रोलर यूनिट, ये बेटर रहेगा लिखना, कंट्रोलर यूनिट ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होती है, डीएनए प्रेजेंट होती है। डीएनए पे जीन प्रेजेंट होती है। इन डीएनए पे जो जीन प्रेजेंट होती है, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल काइंड ऑफ द प्रोटीन्स, एंजाइम एंड अदर थिंग्स, जो भी है उसको सिंथेसिस करते हैं। एंड यही प्रोटीन एंड एंजाइम सारे के सारे जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म करते हैं। मतलब कि अगर ये डीएनए और जीन ना रहे तो यहाँ पे कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन दी साइटोप्लाज्म नहीं होंगे। सो दैट इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलर यूनिट ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसको ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम न्यूक्लियस को कंट्रोलर यूनिट ऑफ सेल्स बोलते हैं। एक और टर्म देते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल्स। क्यों? क्योंकि सेल के जितने उसके एक्टिविटीज है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करते हैं। तो ये भी हम बोलते हैं न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोलर यूनिट ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब अगर कोई भी मतलब कि ऑर्गेनिज्म है और कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर है, अगर इतना मतलब कि एटलीस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म होना चाहिए। ठीक है, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस होना चाहिए। अगर इससे कम स्ट्रक्चर होगा तो हम उसे सेलुलर स्ट्रक्चर या सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हैं। इसलिए इसके लिए एक टर्म में बोलते हैं, एनीथिंग लेस देन a complete structure of cell do not ensure independent living organism। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी चीज है, अगर एक कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर से अगर कम उसके स्ट्रक्चर्स है तो उसे हम
इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हैं। समझ में आया ये जो मैंने अभी टर्म बोला, अभी जो सेंटेंस बोला, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डू नॉट इंश्योर दैट अ इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अमीबा ही है, अमीबा, अमीबा उसको हम एक इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, अगर उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं होता तो हम उसे इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे कि तुम वायरसेस है, वायरसेस पता है, वायरसेस 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 क्या वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या? नहीं। वायरसेस क्या सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं? नहीं होते हैं। सो दैट वायरसेस को हम एक इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हैं। क्या वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं? नहीं। रवि किधर हो? समझ में नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? हाँ तो बोलो तो नहीं समझ में आ रहा। ऐसा नहीं है कि लाइव क्लासेस चल रही है तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलना है। नहीं समझ में आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ, कहाँ से नहीं समझ में आ रहा? हाँ हाँ, मैंने बोला कि कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जो एक कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर से कम होगा उसे हम इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे। ठीक है, सेलुलर यूकेरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स के लिए बेसिक ये 3 कंपोनेंट है। अगर ये रहेगा तो वो सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स है तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एटलीस्ट उसमें आउटर मोस्ट बाउंड्रीज दैट इज द उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना चाहिए, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होना चाहिए एंड डीएनए प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम उसे प्रोकैरियोट इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स पता है क्या होते हैं? आगे हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया 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 यहाँ पे एक मिनट ध्यान देना। सपोज ये मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया है तो इसमें भी 2-3 चीज़ें होना ही चाहिए। अगर ये बैक्टीरिया है तो इसमें एक होगा कि आउटर मोस्ट बाउंड्रीज में 2 आउटर मोस्ट बाउंड्रीज प्रेजेंट होती हैं, और 2 आउटर मोस्ट बाउंड्रीज में क्या क्या प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होते हैं ठीक है। अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो इस बैक्टीरियल सेल्स में आउटर मोस्ट बाउंड्रीज में सेल वॉल, हालांकि सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, वो भी प्रेजेंट होते हैं, बट ग्लाइकोकैलिक्स को अभी रहने दो। सेल वॉल एंड सेकेंड वन इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, एंड थर्ड इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होते हैं। और कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर्स में, मतलब सेलुलर सेल ऑर्गेनेल्स में एक राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें भी तो प्रेजेंट है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्रीज में ये प्रेजेंट है, ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट बाउंड्रीज, ठीक है, आउटर मोस्ट ये बाउंड्री, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, ठीक है, एंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, तभी तो इसको हम बैक्टीरियल सेल बोलते हैं या बैक्टीरिया बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर है, ये एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर से ये, तभी तो इसको हम एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है। अगर क्या कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो, केवल डीएनए हो, इसके सर्कुलर डीएनए हो, तो क्या इसको हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे? यस और नो? नो। क्यों इसको हम नहीं बोलेंगे? मतलब कि अगर केवल डीएनए और डीएनए प्रेजेंट हो तो उसे हम इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जब तुम देखते हो ना वायरसेस को, तो वायरसेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? वायरसेस में ये डीएनए प्रेजेंट होते हैं, एंड इसमें दूसरा प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन कोड प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन कोड प्रेजेंट होते हैं। अगर तुम वायरसेस को स्ट्रक्चर्स को देखते हो तो ये वायरसेस के स्ट्रक्चर्स में क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे एक
प्रोटीन कोड प्रेजेंट है, और दूसरी इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल में डीएनए या आरएनए प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट बाउंड्री दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, इसलिए हम वायरसेस को हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए हम एक सेंटेंस बोले हैं, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर डू नॉट इंश्योर दैट इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या होना चाहिए? आउटर मोस्ट बाउंड्रीज, साइटोप्लाज्म और डीएनए। साइटोप्लाज्म होना चाहिए और डीएनए प्रेजेंट हो, तब उसे हम इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म और इंडिपेंडेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। क्लियर रवि? अब यहाँ तक क्लियर? तो इसीलिए मैं एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा। बच्चे ये हो गया कि यहाँ तक हो गया? ये है, ये वायरसेस है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये वायरसेस। हालांकि वायरसेस की स्ट्रक्चर ये सही नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट कुछ वायरसेस के स्ट्रक्चर्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? प्रोटीन प्रेजेंट होगा और इसके जेनेटिक मटेरियल में डीएनए या आरएनए प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, सो दैट हम वायरसेस को सेलुलर स्ट्रक्चर्स और सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करते हैं। क्लियर है? रिश्ता, जब तक ये नोट डाउन कर रहे हैं तो एक काम करो, चले जाओ टीचर लॉन्च में, वहाँ पे माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर रैक पर रखा हुआ, उठा कर लेते आ जाओ। हो गया बच्चे? रवि, आरएनए, डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये समझ जाओ कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल्स दैट कंटेन द ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ, लाइफ के सारे इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखते हैं वही डीएनए और आरएनए। थैंक यू। अरे वाह, कितनी धूल लगी है इस पे, तो इतनी सारी धूल है। डन हो गया रवि? चलो अब ध्यान दो, मैंने एक जो टर्म बोला था उसको लिख ही लेते हैं। क्या बोले हैं? मतलब जो सेंटेंस बोले थे, एनीथिंग, एनीथिंग लेस देन, लेस देन a complete, a complete, complete structure of cell, cell do not, do not ensure, ensure
that independent लिविंग। ठीक है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि वायरसेस के लिए अभी बोल कर आया ना कि वायरसेस एक कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स ना हो वो इंडिपेंडेंट लिविंग लाइफ हो, इंडिपेंडेंट लाइफ हो, वो होता ही नहीं है या इंश्योर नहीं करते हैं। वायरसेस क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, वो जब वो क्या करते हैं, जब किसी भी होस्ट के इनसाइड या होस्ट सेल के इनसाइड इंटर करते हैं तो वो लिविंग होते हैं, एंड आउटसाइड दी होस्ट सेल अगर रहते हैं तो वो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? चलो, अब तुम कोई भी चीज, तुम कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक अमीबा के तो बात ही किए हैं, तुम कोई भी एक मल्टी कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दिख रहे हो और कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कोई एक ऑर्गेन टिश्यूज को देखते हो तो वो मल्टीपल और न्यूमरस नंबर ऑफ द सेल्स से मिलकर बने होते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स में, अगर ह्यूमंस की ही बात करेंगे, ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस के किसी एक ऑर्गन सिस्टम में देखते हो तो मल्टीपल ऑर्गन्स प्रेजेंट होती है। मल्टीपल ऑर्गन्स में सिंगल ऑर्गन्स के देखते हो मल्टीपल टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, एंड एक सिंगल टिश्यूज को देखते हो तो सिंगल टिश्यूज भी मल्टीपल और न्यूमरस नंबर ऑफ दी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। डेट मीन्स अगर उस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर उसकी फंडामेंटल और बेसिक्स यूनिट्स देखते हो तो वो क्या होती है? सेल होती है, और उसी से वो मिलकर बने होते हैं। सेल के लिए एक और टर्म बोलते हैं कि ये क्या होती है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स लाइफ या कोई एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है तो उसकी सबसे जो बेसिक्स यूनिट होती हैं वो क्या होती है? सेल होती हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसे कि अगर तुम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हो, जैसे कि एक फ्रॉग की बात करते हो, ठीक है, या तुम ह्यूमंस की बात करते हो, ठीक है, ह्यूमंस की बात करते हो तो किसी इसके इसके मतलब जो बेसिक्स यूनिट होंगे वो सेल होंगे। कैसे? क्या होगा कि इस यहाँ पे सेल और मल्टीपल सेल्स, मतलब कि ये सिमिलर काइंड ऑफ द सेल्स, अगर ये ग्रुप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे तो ये क्या फॉर्म करते हैं? ये टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, टिश्यूज। ठीक है, सेल अगर सिमिलर काइंड ऑफ द ग्रुप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो उसे हम टिश्यूज ही बोलते हैं। मल्टीपल टिश्यूज ये क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी अगर ह्यूमंस है तो सपोज ये मान लो ये क्या है? ठीक है, ऑर्गन। ठीक है, तो ये स्टमक भी है तो स्टमक डिफरेंट काइंड ऑफ द टिश्यूज से मिलकर बने होंगे। ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गन ये मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन सिस्टम, एंड मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम ये मिलकर फॉर्म करते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बात सही है। ठीक है, सेल्स, ये टिश्यूज क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ठीक है, ऑर्गन क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज। ठीक है, ऑर्गन में डिफरेंट, तुम ऑर्गन के नाम बता सकते हो कोई भी, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, लीवर, ये सारे के सारे ऑर्गन्स ही है ना। ठीक है, और
मल्टीपल ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। एक सिंपल एक एग्जांपल लेकर चलोगे तो एक एग्जांपल जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मल्टीपल ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं क्या? हाँ, जैसे कि माउथ, ठीक है, माउथ में बकल कैविटी आप देखने को मिलता है ये, ठीक है। फायरेनिक्स, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, है कि नहीं है? ठीक है, इंटेस्टाइन, ठीक, ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलकर ये फॉर्म करते हैं ना ऑर्गन सिस्टम, है कि नहीं? जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एक एलिमेंट्री कनाल्स होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कनाल्स में मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं, फ्रॉम द माउथ टू द एनस प्रेजेंट होते हैं, एंड उसमें एसेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे मिलकर किसी एक सिस्टम की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और एक ये मल्टीपल सिस्टम इस तरह से मिलकर के ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। तो एक देख रहे हो ना कि अगर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है तो उसके सबसे बेसिक्स यूनिट क्या है? सेल ही है ना? मतलब कि ये अगर हम अपनी बॉडी की बात करेंगे, ह्यूमंस की बात करेंगे, हम इतने लार्ज कॉम्प्लेक्स अगर ह्यूमंस है तो इसके सबसे बेसिक्स यूनिट देखोगे ना, क्या चीज से मिलकर बना होगा? सेल से मिलकर बने होंगे, ठीक है। तो ये चीजें यहां तक समझ में आया? लिखना भी है, यहां तक लिखना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, मतलब कि ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाँ, मतलब कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से ही ओरिजिनेट करते हैं क्या? कैसे? जैसे कि एक अगर तुम प्लांट का देखते हो, प्लांट सीड से ही प्लांट बनते हैं, और सीड कैसे भी बनता है? जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, और वही जाइगोट क्या फॉर्म करते हैं? एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन करते हैं, हाँ या ना? या ह्यूमंस में भी बात करते हो, ह्यूमंस भी एक सिंगल सेल से ही ओरिजिनेट होते हैं क्या? यस ह्यूमंस भी एक सिंगल सेल से ही ओरिजिनेट करते हैं क्या? कैसे? कि तुम देखते हो कि हैप्लॉयड स्पर्म एंड हैप्लॉयड एग सेल्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, एंड जाइगोट ये डेवलप करके ये एम्ब्रॉय एंड फीटस की फॉर्मेशन करते हैं, और फीटस एक बेबी की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इवन मोस्ट ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी क्या होते हैं? सिंगल सेल से ही ओरिजिनेट होते हैं। यस और नो? हाँ ना, सही है ना? तो हम ये बात तो बोल ही सकते हैं कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म originates from single cell। कैसे? एक एग्जाम्पल अगर ह्यूमंस की भी बात करते हो, ह्यूमन ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं? जब स्पर्म और एग सेल, ठीक है, एग, इसकी फ्यूजन होते हैं, यहाँ पे फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन होता है तो ये क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म जाइगोट क्या होते हैं? सिंगल सेल ही होती है क्या? यस और नो? सिंगल सेल ही होता है ना? क्लास 8th में तो पढ़े थे ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ के आए थे वहाँ पे, ठीक है, पढ़े थे ना, ठीक है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन पढ़े थे, ठीक है। तो जैसे कि स्पर्म क्या होते हैं? ये हैप्लॉयड सेल्स होते हैं, एग भी हैप्लॉयड होते हैं। जब ये हैप्लॉयड सेल्स फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो जाइगोट यानी ये सिंगल सेल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये सिंगल सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होती है, कंटिन्यूअस यहाँ पे
सेल डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं, मतलब यहाँ पर डिवीजन चलते हैं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और ये एम्ब्रॉय ये फीटस की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, फीटस, ठीक है। तो अब देखो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी किससे ओरिजिनेट हो रहे हैं, सिंगल सेल से ओरिजिनेट हो रहे हैं। यही अगर हम प्लांट में भी बात करेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स भी वो भी सिंगल सेल से ओरिजिनेट होते हैं क्या? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो वो भी तो सिंगल सेल से ही ओरिजिनेट करते हैं। जैसे कि हाँ, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट फर्टिलाइज करते हैं तो वो भी जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट को डेवलप करके एम्ब्रॉय डेवलप करके सीड की फॉर्मेशन करते हैं, और सीड्स वो जर्मिनेट करते हैं तो कंप्लीट प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं। तो जितने सारे तुम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हो, ऑल ऑर्गेनिज्म आर ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, चलो इतना तो समझ में आया कि सेल होता क्या है, ठीक है। सेल में दो तीन चीज़ें यहाँ पे याद करने के लिए ये है कि सेल होता क्या है, जो तुम्हारे मतलब कि यूनिवर्सल डेफिनेशन होती है। इवन अगर 6th क्लास में अगर सेल चैप्टर दिया है तो वहाँ भी सेम डेफिनेशन होती है, अगर तुम हायर क्लास में जाते हो तो उसमें भी सेम डेफिनेशन होता है। क्या? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन होती है सेल की, ठीक है। तो ये अब आ जाओ किस इसके हम डिस्कवरीज के बारे में बात करते हैं, किस सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे। अच्छा, सेल की बात करते हैं तो सेल ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या? यस। क्या हम इसको नेकेड आई से सीन कर सकते हैं? नेकेड मतलब कि क्या विजिबल होती है थ्रू द नेकेड आई? नहीं। तो सेल क्या होंगे? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होंगे। डेट मीन्स इसको अगर देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट द माइक्रोस्कोप वी कांट सीन द सेल। देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो हम वही बात करेंगे, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यही है। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। तो सेल सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे। बट उससे पहले अपन को देखते हैं ना, बुक पढ़ते हो, तुम्हारे बुक में ही दिया हुआ है कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किए थे? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करे थे। किसने? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने डिस्कवर करे थे सबसे पहले माइक्रोस्कोप। और वो सबसे किस टाइप के माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करे थे? तो सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करे थे एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, ठीक है। तो अपन के तुम बुक में पढ़ते हो ना, ये बुक में चीजें मेंशन करी गई है, इसलिए मैं यहाँ पे बता भी रहा हूँ, ठीक है। जब बुक पढ़ोगे तो वहां पे क्लियर कट एक लाइन दिया होगा, द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज इन कंस्ट्रक्टेड, इन डिस्कवर्ड नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम बनाते हैं ना तो वो इन्वेंशन होती है, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड है उसको हम मतलब कि देखते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो डिस्कवरी होती है। तो तुम्हारे बुक में दिया होगा द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एंटोनी वान लीवेनहॉक, ठीक है। तो वही, ठीक है। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप The first microscope was constructed by Antony
लीविनहॉक। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्ट किए थे, फॉर्म्ड किए थे। ठीक है, और एंटोनी वॉन लीविनहॉक के लिए बात करते हैं ना, तो एंटोनी वॉन लीविनहॉक ये एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो सबसे पहले माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शंस और फॉर्मेशन किए थे। सबसे पहले इन्होंने ही बनाए थे माइक्रोस्कोप को। जो ये माइक्रोस्कोप बनाए थे, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाए थे, और उस सिंपल माइक्रोस्कोप में इन्होंने सिंगल सिंगल लेंस को यूज किया था, और वो लेंस थे कन्वेक्स बाई कन्वेक्स लेंस। सिंगल बाई कन्वेक्स लेंस को यूज किए थे, इसलिए उस तरह का ऐसे मतलब कि माइक्रोस्कोप जिसमें सिंगल अगर लेंस को बाई कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं, उस तरह के माइक्रोस्कोप को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। जब तुम अपने बुक भी पलट कर देखोगे ना, तो ये जो माइक्रोस्कोप है ना, एग्जैक्टली जब इसके स्ट्रक्चर्स को देखोगे, मैं तुमको शो करता हूँ इसके स्ट्रक्चर्स, कैसे ये था स्ट्रक्चर्स। नेट कनेक्ट है ना इसमें? यस, ये ये जो माइक्रोस्कोप बनाए थे यही था। अरे यार किधर गया? पेपर ही क्यों? ये तो दिख रहा है ना, यही यही माइक्रोस्कोप को उन्होंने कंस्ट्रक्ट करे थे, और इसी से ये एक लिविंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखे थे इन्होंने। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे बुक तो ये बोलती है 400 माइक्रोस्कोप को इन्होंने कंस्ट्रक्ट करे थे। 400 माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्ट करे थे, जिसमें से कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप थे जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 200 टाइम्स उसको 200 टाइम्स उसको रिजोल्यूशन करके दिखा रहे थे। उसकी रिजोल्यूशन पावर 200 टाइम्स था उसकी। ठीक है, तो ये इस टाइप के इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाए थे, और इसी से इन्होंने सब मतलब कि फर्स्ट लिविंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखे थे इससे। ठीक है, चलो तो कितने इन्होंने माइक्रोस्कोप को फॉर्म कंस्ट्रक्ट करे थे? अप्रोक्सीमेटली दे वाज constructed approx 400
माइक्रोस्कोप, ठीक है। और जो ये माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्ट करे थे, ये माइक्रोस्कोप में क्या था, ये तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इस सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल बाई कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट था इसमें, ठीक है। सिंगल, यस, देवाज, हाँ, अप्रॉक्स, ओके, ठीक है, दे है, करेक्ट है। ओ बेटर, हाँ, रवि अब समझ में आया? चलो ठीक है। चलो, ये अगर यहां तक समझ में आया तो ध्यान दो, ठीक है। अब ये कैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करे थे, डिस्कवरी ऑफ सेल लिखते हैं कि कैसे। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल्स को डिस्कवर करे थे। कब? 1674 में। ये डेट नहीं दिया गया तुम्हारे में, मैं बता रहा हूं, ठीक है। कब? 1674 में ये जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, लीवेनहॉक, इन्होंने क्या कर रहे थे, ये पॉन्ड वाटर को लेकर, पॉन्ड वाटर को लेकर, ठीक है, पॉन्ड वाटर, तो पॉन्ड वाटर को ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर को इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्लाइड पर रखे। स्लाइड समझ में आता है? स्लाइड क्या होते हैं? एक छोटा सा ये ग्लास होते हैं जिस पर हम कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को सीन करने के लिए उस पर रखते हैं। देन आफ्टर उसको अंडर द माइक्रोस्कोप उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं स्लाइड। इन्होंने क्या किए, इन्होंने ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर को प्लेस्ड किए किस पे? स्लाइड पे, ठीक है, स्लाइड पे। और इस स्लाइड को क्या किया, जब ये ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑब्जर्व अंडर सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, ठीक है, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप जब इसको ऑब्जर्व किया तो इन्होंने क्या देखा कि वहां पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मोटाइल थे, ठीक है, वो क्या थे? मोटाइल थे। ठीक है, क्या देखने को मिला कि मोटाइल का मतलब क्या होते? अरे जो मूव करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखने को मिला, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म ये मोटाइल, ठीक है, ऐसे मोटाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको देखने को मिला, ठीक है। और इसी
मोटाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने नाम दिया एनिमल्स्क्यूल। इसको इन्होंने क्या बोला? एनिमल क्यूल्स। समझ में आया? एनिमल क्यूल्स इन्होंने बोला। ठीक है। एग्जैक्टली जो इन्होंने जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था वो एग्जैक्टली प्रोटोजोआ थे। प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ वो आगे हम देख लेंगे कब क्या होता है, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आया तो बताओ। ये हो गया क्या रवि? डन। सेकेंड, दूसरी साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट हुक, ठीक है। सेकेंड साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट हुक। हालांकि इन्होंने भी अपनी माइक्रोस्कोप बनाए थे, और ये जो माइक्रोस्कोप बनाए थे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाए थे, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या होती है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो वहाँ पे बाइकनकेव लेंस प्रेजेंट होते हैं, और मतलब कि ये जो बनाए थे उसमें 2 बाइकनकेव लेंस प्रेजेंट था, और मतलब वो अपने खुद से बनाए थे, खुद बनाए थे, और उसी मतलब सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में इन्होंने फर्स्ट सेल्स को देखा था, ठीक है। तो वे कैसे किए थे? रॉबर्ट हुक कब 1665 में ये क्या कर रहे थे? ये प्लांट पे स्टडी कर रहे थे, और 1665 में ओक ट्री, ठीक है, ओक ट्री। अच्छा, ये एक मिनट बच्चे, एक मिनट। ये जो रॉबर्ट हुक थे ना, रॉबर्ट हुक, ये एक ब्रिटिश, इंग्लिश क्यों बोले, ब्रिटिश, ठीक है। ये एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट, ठीक है। अच्छा, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये समझ में आता है ना कि बॉटनिस्ट क्या होते हैं? जो प्लांट पे स्टडी करते हैं। जूलॉजिस्ट क्या होती हैं? जो एनिमल पे स्टडी करते हैं। समझ में आया ना? माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होती है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करते हैं। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। फिजिसिस्ट, पता है ना, जो फिजिक्स पे स्टडी करते हैं, ठीक है। मैथमेटिशियन, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से वो होते हैं। तो ये चीज़, तो ये क्या थी ना, ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। ये ओक ट्री पे स्टडी कर रहे थे, और इन्होंने क्या किए थे? ओक ट्री के स्लाइस के रिमूव किए। यस, क्लास 9, नो दिस इज द क्लास 10th, क्लास 9th ICSE, ठीक है। तो इन्होंने क्या किए कि ओक ट्री के रिमूव ओक ट्री बार्क समझ में आता है क्या होती है? बार्क, ट्री बार्क समझ में आता है? बार्क क्या होती है? जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना, हाँ, वो एक ही है। सच में? वो एक ही होना चाहिए। अपन के बुक में दिया है क्या? दिया है? हाँ बोलो, दिया है तो ठीक है। हाँ, पता नहीं, सही है। तो इन्होंने क्या किया? ओक ट्री के मतलब ओक ट्री के बार्क को रिमूव किया, ठीक है। और एक मिनट रिमूव स्लाइस ऑफ बार्क। स्लाइस मतलब कि उसको नहीं, मतलब पतली सी काटते हो ना स्लाइस, जैसे कि तुम पोटैटो की स्लाइस काटते हो, तो स्लाइस इन्होंने क्या किया? रिमूव किया, एंड
प्लेस्ड अंडर सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि होलो कैविटी ऑब्जर्व किया। कैसे कैविटी था, होलो कैविटी, कैसा, ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये कैसे दिख रहा है, क्या ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं? हाँ, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, हेक्सागोनल कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया, जो कैसा था, ये होलो स्पेस था। ठीक है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, हेक्सागोनल हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो क्या देखने को मिल रहा था, ये हॉलो स्पेस थे इसमें। ठीक है, हॉलो स्पेस और कैविटी, और इसी को इन्होंने क्या बोला, सेला और सेलुला। ठीक है, सेला, इन्होंने इसे क्या बोला, सेला। ठीक है, सेला या इसी को सेलुला। ठीक है, जो इस सेला और सेलुला से जो टर्म सेल ओरिजिनेट हुए हैं, सेला और सेलुला से ही टर्म सेल ओरिजिनेट हुए हैं। सेल टर्म सेला और सेलुलर से सेल टर्म ये ड्राइव्ड हुए हैं। समझ में आया? अब इनके माइक्रोस्कोप को देखोगे, ये किस टाइप के माइक्रोस्कोप को फॉर्म, मतलब कि ये कंस्ट्रक्ट करे थे या ये बनाए थे। अगर इनके माइक्रोस्कोप को देखते हो ना, तो कैसे आए, ये इनके माइक्रोस्कोप यहाँ पे देखो, यस, ये ठीक है, ये खुद अपने माइक्रोस्कोप को कुछ ऐसे बनाए थे। ठीक है, जिसमें ये आई पीस, ये बैरल यानी ट्यूब वो था। ठीक है, ये फोकसिंग स्क्रू, और यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये ऑब्जेक्ट्स, मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स, और ये कहाँ पे प्लेस, यहाँ पे ये प्लेस कर रहे थे कोई भी ऑब्जेक्ट्स को जो एक वाटर में सस्पेंडेड रहते थे, फिर इससे वो मतलब देखते थे ये।
ठीक है। अभी के डेट में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं वो कुछ इस तरह से ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं। ठीक है, कुछ ये इस तरह से ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं। इसमें ये क्या होती है, आई पीस। ये क्या होती है, ये यहाँ पे हम स्लाइड को प्लेस करते हैं, स्लाइड को प्रेस करते हैं, और ये क्या होती है ना, ये ऑब्जेक्ट लेंस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ये रिजोल्यूशन पावर के होते हैं। जनरली इसमें जो अभी प्लेस्ड है ये कौन कौन कितने के हैं, ये है 30x, 45x एंड 100x की इसमें ये लेंस है। हालांकि इस यहाँ पे भी जो परसेंट होते हैं ना, यहाँ पे भी लेंस परसेंट होती है जो 30x के हो सकते हैं या 10x के लेंस परसेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के लेंस, इस तरह के जो माइक्रोस्कोप होते हैं इसमें क्या करते हैं, यहाँ से लाइट पास ऑन करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होती है, और यहाँ से लाइट ये यहाँ पे आकर जब नीचे से लाइट पास ऑन करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होते हैं। इसमें और सभी भी पार्ट होते हैं, जैसे कि ये मैंने बोला कि ये क्या है, ये आई पीस है। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हें देखने को मिल रहा है ये क्या है, नोज है जो डिफरेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लेंस लगे हुए हैं। दूसरी जो ये दिख रहे हो ना, ये एक होते हैं स्टेज क्लिप जहाँ पे हम स्लाइड को प्लेस करते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये डिफरेंट ये क्या है ना, यहाँ पे जो लेंस है ना उसको एडजस्ट करने के लिए परसेंट होती है। सेकेंडली एक और यहाँ पे एडजस्टमेंट फाइन देखने को मिल रहा है, ये भी ठीक है, ये तो हालांकि जाम हो गया है, ये भी ठीक है। और ये होती है ना, ये जो यहाँ पे स्लाइड है उसको एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये मतलब कि अभी के डेट में जो हम सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के यूज करते हैं कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्कोप का डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक और माइक्रोस्कोप का टाइप होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे हम लाइट के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को सीन करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे उसको सीन करने के लिए। ठीक है, थोड़ी सी वो अलग होते हैं, तुम्हारे बुक में वो डायग्राम दिए होंगे, अगर उसके डायग्राम देखना चाहते हो तो मैं दिखा सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे सिंपल डायग्राम की तरह कौन से नेट से कनेक्ट है ये सत्यम, ये कौन से नेट से कनेक्ट है? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इसमें थोड़ी सी डिफरेंस ये होते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ना वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स को सीन करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पास ऑन करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे, बस यही डिफरेंस होते हैं। हालांकि इसमें और भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि इसको डायरेक्टली हम कंप्यूटर पे उसके कंप्यूटर के डिस्प्ले पर सीन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ये भी करते हैं हम उसमें। चलो अपन के कहाँ पे थे? ठीक है, तो ये हुआ कि डिस्कवरीज के बारे में हुआ कि इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवरी ऑफ सेल। अब इसके बाद बात आती है कि सेल थ्योरी की, कि सेल थ्योरी किसने दिया आखिर, मतलब कि सेल को तो ये डेफिनेशन मतलब डिस्कवरी तो हो गया, अब सेल को उसको थ्योरी में कन्वर्ट करने के लिए दो साइंटिस्ट आया, और दो साइंटिस्ट क्या, एम स्लीडेन एंड टी स्वान। ठीक है, मैथाई स्लीडेन एंड टी स्वान, ये दो साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को, सबसे पहले सेल थ्योरी को इन्होंने, सेल हाइपोथेसिस को इन्होंने दिया। ठीक है, किसने, एम स्लीडेन एंड टी स्वान, मैथाई स्लीडेन एंड थियोडर स्वान। ठीक है, चलो
एम, ठीक है, स्लीडेन, ठीक है, एम स्लीडेन, ये 1938 में, ठीक है, 1938 में सॉरी 1900 नहीं, 1838 में ये क्या कर रहे थे, ये डिफरेंट डिफरेंट सारे ये प्लांट पे वर्क कर रहे थे, प्लांट पे, ठीक है, प्लांट पे। और ये क्या ना, बॉटनिस्ट थे ये एक बॉटनिस्ट थे, और ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन, जर्मन एक बॉटनिस्ट थे ये, ठीक है, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे ये, जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट सारे प्लांट्स पर वर्क कर रहे थे। और ये इन्होंने बोला कि जो भी प्लांट्स होते हैं ना, जो भी प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, मतलब कि प्लांट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ दी सेल्स, इन्होंने ये बात बोला था, ठीक है। ये क्या कर रहे थे, वर्कड ऑन प्लांट्स, और इन्होंने क्या बोला कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। इसी को बाद में जाकर बोला गया टिश्यूज, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट ये क्या थे, टी स्वान, दूसरे साइंटिस्ट क्या थे, टी स्वान, ठीक है, टी स्वान, इनका पूरा नाम है थियोडर स्वान, ठीक है, थियोडर स्वान, बट शॉर्ट में लिखे हुए तो कोई बात नहीं, ठीक है, टी स्वान। और ये क्या थे, ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ये क्या थे, ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, जर्मन जूलॉजिस्ट। ये क्या कर रहे थे, ये एनिमल्स पर काम कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स पर ये रिसर्च कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स पर स्टडी कर रहे थे। और इन्होंने क्या बोला कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल सेल्स के आउटर मोस्ट बाउंड्रीज क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ये, ठीक है। ये क्या कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे, स्टडी ऑन एनिमल्स, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि एनिमल सेल्स है outer most boundary that is plasma membrane। साइमल्टेनियसली ये ना प्लांट पे भी काम कर रहे थे, ये साइमल्टेनियसली ये प्लांट पे भी वर्क कर रहे थे, ठीक है। ये प्लांट पे भी वर्क कर रहे थे। और प्लांट के लिए इन्होंने क्या बोला था कि प्लांट सेल्स हैव यूनिक आउटर मोस्ट बाउंड्रीज दैट इज द सेल वॉल, ठीक है। इन्होंने ये बोला था कि प्लांट में एक यूनिक आउटर मोस्ट बाउंड्रीज होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने ये मतलब कि दोनों पे काम कर रहे थे, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल पर दोनों पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या बोला कि प्लांट सेल हैव यूनिक कैरेक्टर that is
सेल वॉल। ठीक है, ये बोला इन्होंने। अब दोनों बात को मतलब ये दोनों चीजें की मतलब ये बताया, एक तो ये बताया कि एनिमल सेल्स हैड आउटर मोस्ट बाउंड्री दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लांट सेल्स हैव यूनिक कैरेक्टर दैट इज द सेल वॉल। इन दोनों की बातों को लेकर इन्होंने एक अपनी हाइपोथेसिस दिया सेल्स के लिए कि प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। मतलब इन्होंने बोला कि प्लांट और एनिमल दोनों को दोनों सेल से मिलकर बने होते हैं एंड सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने एक अपनी हाइपोथेसिस दिया सेल थ्योरी के लिए। ठीक है, इनकी हाइपोथेसिस क्या था, इनके हाइपोथेसिस थे ये क्या थे, टी स्वान के हाइपोथेसिस क्या था, ठीक है, क्या बोला कि प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब कि जो प्लांट और एनिमल होते हैं ये सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं, इन्होंने बताया, थियोडर स्वान ने बताया इन्होंने। अब बाद में मतलब कि बाद में इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया, दोनों बोथ कौन, बोथ एम स्लीडन एंड टी स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड अ सेल थ्योरी। और इन्होंने सेल थ्योरी में क्या बोला, फर्स्ट ये बात बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल। ठीक है, कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं एंड उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, both M. Sleeden and T. Swan together formulated cell theory. सेल थ्योरी। ठीक है, और ये अपने सेल थ्योरी में बोला क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये इन्होंने बात बोला, इन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दिया और उस सेल थ्योरी में क्या बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल एंड देयर प्रोडक्ट, सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि टिश्यूज, अगर एनिमल टिश्यूज पढ़ते हो ना, तो टिश्यूज जो होते हैं ना, टिश्यूज तो एनिमल टिश्यूज डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सेल्स से मिलकर बने होते हैं और सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेस में कुछ ना कुछ वहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो मैट्रिक्स एंड ग्रुप ऑफ द सेल दोनों को मिलकर हम टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ना ये बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल एंड देयर प्रोडक्ट, सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो दे डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म्ड। इन्होंने ये नहीं बताया कि न्यू सेल्स आखिर बनते कैसे हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक जाइगोट है, जाइगोट से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो स्पॉन्टेनियसली बन जा रहा है, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा।
तो इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि जो उसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइज या एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, तो जो उसमें न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं ये नहीं बताया। ठीक है, ठीक है, तो ये नहीं बताया, तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे एक साइंटिस्ट ने आया जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी दिया, और अकॉर्डिंग टू द रुडोल्फ विर्चो उन्होंने बताया न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, या न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम देयर पेरेंट सेल्स। जो न्यू सेल्स बनते हैं वो पेरेंट सेल से बनते हैं, और कैसे बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन। समझ में आया मैं जो चीजें बोल रहा हूं? तो इनके सेल थ्योरी का डिमेरिट्स क्या था? ये जो एम स्लीडन एंड टी स्वान ने जो सेल थ्योरी दिया था, डिमेरिट्स क्या था? ही क्या, दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ वेयर न्यू सेल्स अराइज या फॉर्म। ठीक है, ये नहीं बताया कि मान लो कि ये एक सेल है, इससे ये सारे के सारे न्यू सेल्स बन रहा है, 2 सेल्स ये न्यू सेल्स बने, ठीक है, तो ये पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल से ये न्यू सेल्स बना, तो न्यू सेल्स कैसे बना इन्होंने ये नहीं बता पा रहे थे एम स्लीडन एंड टी स्वान ने। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए रुडोल्फ विर्चो ने आए, और रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एग्जैक्टली ये तो इंग्लिश सेंटेंस है। तो जो ये रुडोल्फ विर्चो थे वो लैटिन ओरिजिन के थे, ग्रीक लैटिन ओरिजिन के थे। उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मीनिंग क्या होता है? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या था? दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ, ठीक है, न्यू सेल्स फॉर्म। ठीक है, अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कौन है? रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, कब? 1855 में। तुम्हारे बुक में 1858 दिया होगा। ठीक है, तुम अपने जब बुक पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे ना सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चो के, तो 1858 दिया होगा, तो तुम अपने बुक के अकॉर्डिंग ही लिखोगे, क्योंकि जो तुम्हारे बुक में दिया होगा वही चीज। बट एग्जैक्टली अगर देखोगे तो 1855 में इन्होंने बताया था ये। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चो एक क्या कर रहे थे? सेल थ्योरी, लिनिएज ऑफ सेल थ्योरी पर वर्क कर रहे थे ये। ठीक है, हाँ, सेल लिनिएज थ्योरी पर वर्क कर रहे थे, और उसी टाइम ये बताया, फ्रेज के फॉर्म में बताया कि ओमनिस सेलुला इस सेलुला बताया। तो ये क्या कर रहे थे? किस पर वर्क कर रहे थे? वर्कड ऑन सेल लिनिएज थ्योरी। सेल लिनिएज थ्योरी क्या मतलब कि ये इसमें यही बता रहे थे कि जो भी न्यू सेल्स एराइज होते हैं स्पॉन्टेनियसली एराइज नहीं होते हैं, न्यू सेल्स पेरेंट सेल्स के डिवीजन से बनते हैं। ठीक है, ये तो इन्होंने फ्रेज की फॉर्म में क्या बताया? ठीक है, फ्रेज समझ में आता है ना?
ठीक है। तो फ्रेज के फॉर्म में क्या बताया कि ये omnis omnis cellula e cellula, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? न्यू सेल्स arise from pre-existing सेल। समझ में आया? हाँ, तो ये रुडोल्फ विर्चो ने बोला। कैसे होते हैं न्यू सेल्स अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल से? कैसे होते हैं? तो बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। बाय द प्रोसेस ऑफ, कैसे होते हैं? सेल डिवीजन के थ्रू होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो साइंटिस्ट थे एम्सलिडन टी स्वान ने ये तो नहीं बताया था कि जो न्यू सेल्स अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू होते हैं, ये इन्होंने नहीं बताया था। उन लोगों ने क्या बताया था? सिंपल से बात यही बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ दिस सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। यही चीज़ें बोला था ना, अभी ऊपर वही तो बोल कर आए ना, ठीक है। बट ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं आखिर, ठीक है। तो उसी को कौन एक्सप्लेन किए? रुडोल्फ विर्चो ने किए। समझ में आया? तुम तीनों को नहीं पता था? टाइम कितने बजे से था क्लास के? अच्छा, मिसकम्युनिकेशन हो गया है, क्योंकि क्या था ना कि जो हम लोग का ग्रुप है ना उसमें गया था 2 से 3:30 और तुम्हारे ग्रुप में चला गया था 3:30 से 5 चला गया था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी से समाप्ति कर रहे हैं। अच्छा, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा 10 से 15 मिनट में, जो भी पढ़ी है ना 10 से 15 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे, ग्रुप में नहीं मिलेगा, यहीं पर छापना होगा। बस 5 मिनट में फिनिश करते हैं। हाँ करते हैं, 5 मिनट में फिनिश। चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो हाँ, ये बता रहे थे ना कि इन्होंने क्या बोला, जो रुडोल्फ विर्चो ने, ये पेरेंट सेल है, ठीक है, ये पेरेंट सेल है, ठीक है। और इस पेरेंट सेल्स में क्या होता है? यहाँ पे सेल डिवीजन होते हैं। क्या होता है यहाँ पे? सेल डिवीजन। डिवीजन समझ में आता है ना, सेल डिवीजन क्या होता है, ठीक है, समझ में आता है ना सेल डिवीजन। और इस सेल डिवीजन से क्या होती है? न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं ये, ठीक है। ये हुआ न्यू सेल्स, ठीक है। तो ये न्यू सेल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं? पेरेंट सेल्स और प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में डिवीजन से न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो अब न्यू सेल थ्योरी क्या दिया गया? न्यू सेल थ्योरी। तो न्यू सेल थ्योरी में बोला गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड या मेड अप ऑफ द सेल, ठीक है। जो तुम्हारे बुक में दिया है, बुक में तुम्हारे ऐसे दिया हुआ कि 3 इसके लिए बातें दिया गया है कि द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर of all living organism. Second, cell is the unit of function of all living organism, and new cells arise from the pre-existing cells. न्यू सेल थ्योरी, जो मॉडर्न सेल थ्योरी, जब ये अपनी हाइपोथेसिस के बताया रुडोल्फ विर्चो ने, तो न्यू सेल थ्योरी क्या दिया गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म and cell is the functional unit of all living organism, ये बोला गया। और लास्ट में एक और चीज ऐड किया गया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो न्यू सेल थ्योरी क्या बन जाएगा? अब बस यही लास्ट टॉपिक है।
सेल थ्योरी। न्यू सेल थ्योरी में 3 बातें बताया गया। ठीक है, दिस सेल is the smallest unit of all living organism। ठीक है, दूसरी बात बोला गया, सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल is the unit of function of all living organism। ठीक है, एंड थर्ड बात ये बोला गया, न्यू सेल्स arise from pre-existing cells। ठीक है, समझ में आया? ये पेरेंट सेल्स या इसी को तुम बोल सकते हो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये जो न्यू सेल्स अराइज हो रहे हैं, ये किससे हो रहे हैं? इसी पेरेंट सेल्स या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज हो रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब इसको 5 मिनट में जो अभी जो आए हैं 3, ठीक है, एक्सप्लेन कर दे जो भी पढ़े थे। चलो, हो गया? तुमने नोट डाउन कर लिया सबने? चलो यहाँ पे हाँ जा सकते हैं।